गुड मॉर्निंग बेटा। टॉपिक अपना स्टार्ट हुआ था कैसे, एल और आर का ना। एल और आर का मैंने करवा दिया था। एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस और एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस, ये दोनों टॉपिक मैंने करवा दिए थे। अब आज टॉपिक है एसी सर्किट कंटेनिंग एक तो कैपेसिटेंस, फिर तीनों के तीनों, फिर उन दोनों का कपल एक एक जोड़ा। ठीक है, तो पहले है एसी सर्किट। काम वही है जो हमने कल किया था, सेम। AC circuit containing capacitance only. अगर किसी सर्किट में ओनली कैपेसिटर जोड़ दिया जाए तो फिर क्या होगा। ठीक है, जैसे ये कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C है और इसके साथ एक AC सोर्स ये लगा दिया हमने, जिस सोर्स की वोल्टेज जो है साइन वेरिएशन में है इक्वल टू ए नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो हमें करना क्या होगा, वही कि वोल्टेज गिवन है, इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, और हमें क्या निकालनी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट। तो क्या आएगा देखो बेटा, तो सबसे पहले तो वही लेके चले, यही कि लेट इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज that is V, या E लिखा था E is equal to E नोट साइन ओमेगा टी, ये दे रखा है। ठीक है, अब दिमाग में सोचें एक बार, वोल्टेज में कैपेसिटर की फॉर्म में क्या रिलेशन होती है। ठीक है, हमें करंट निकालने की यहाँ पे एक स्टेप और लगाना पड़ेगा। तो वोल्टेज और कैपेसिटेंस में टर्म होती थी, याद हो तो Q इक्वल टू CV। यूनिट नंबर फर्स्ट में कैपेसिटर हम पढ़ा था हमने, बट Q जो होता है C इंटू V, V यहाँ पे क्या है, E है, तो Q इक्वल टू C, E की वैल्यू ये यहाँ से उठा के यहाँ रख दें, तो Q इज इक्वल टू C इंटू E, E क्या है, E नोट साइन ओमेगा टी। अब हमें निकालना तो क्या, करंट निकालना है। तो करंट और चार्ज में क्या रिलेशन थी, बट करंट जो होता है वो होता है dq बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो हो रहा है, वो क्या कहलाएगा, करंट कहलाता है। इस I की वैल्यू निकालने के लिए Q की वैल्यू यहां पुट कर दो, क्या बनेगा बेटा, d अपॉन dt, ध्यान दे लीजिए एक बार, I इज इक्वल टू d ओवर dt ऑफ Q। Q हो क्या है बेटा, C E नोट साइन ओमेगा टी। अब आप देखो, पिछले वाले में इंडक्टेंस के केस में हमें करना पड़ा था इंटीग्रेशन, लेकिन यहाँ करंट निकालने के लिए क्या करना पड़ रहा है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कैपेसिटेंस कभी टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, कैपेसिटेंस उसके नेचर पे डिपेंड करती है, उसके शेप और साइज पे डिपेंड करती है। पढ़ा था हमने, K A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D, वो कैपेसिटेंस होती थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, तो डिपेंड करेगी उन फैक्टर्स के ऊपर, मतलब टाइम के साथ वो चेंज नहीं होगी। E नोट क्या है, मैक्सिमम ईएमएफ, एक कांस्टेंट वैल्यू, ये दोनों के दोनों चेंज नहीं होंगे, तो इन दोनों को कर दो बाहर, तो I जो आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा C E नोट डिफरेंशिएशन ओनली किसका, साइन ओमेगा टी का, और साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन आपको आता है, वो बहुत आसान है। I इज इक्वल टू C E नोट, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है कोस ओमेगा टी, और डिफरेंशिएशन है तो मल्टीप्लाई कांस्टेंट, यानी कि ओमेगा को मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन में डिवाइड होता था। ठीक है, ओमेगा कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई करो, तो I इज इक्वल टू आ जाएगा C E नोट ओमेगा इनटू कोस ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर। ये तीनों के तीनों टर्म कांस्टेंट टर्म है, हम इसको क्या कह सकते हैं, अल्टरनेट वेरिएशन है भी। तो यहाँ I है तो इसका क्या होगा, ये कांस्टेंट वैल्यू I नोट, तो वेर C E नोट ओमेगा क्या होगा, I नोट। C E नोट ओमेगा इज इक्वल टू I नोट, और ये आगे इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन ये 3 क्या बनेगी, देन
I इज इक्वल टू ये हो जाएगी I नोट कोस ओमेगा टी। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर फिफ्थ, इन दोनों को देखो, कंपैरिजन करो इन दोनों में। तो कंपैरिजन करोगे तो भाई इसी के यहाँ वोल्टेज है, यहाँ करंट है, सही है, यहाँ ई नोट है, यहाँ आई नोट, ये भी सही है, ये साइन ओमेगा टी है, ये कोस ओमेगा टी है। कंपैरिजन के लिए क्या होना चाहिए? सेम वेरिएशन होना चाहिए। साइन है तो साइन, कोस हो तो कोस। तो हमें इस कोस को चेंज करना होगा साइन में, ठीक है। तो कोस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कल हमने दो फॉर्मूले मैंने आपको बताया था, उसको क्वाड्रेंट फर्स्ट और सेकंड के दो पार्ट थे। हम इसको 90 प्लस थीटा ये भी कह सकते हैं, और मैंने कहा था ये भी कह सकते हैं 90 माइनस थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। दोनों का ही मतलब क्या आएगा? इसका भी मतलब क्या आएगा? कोस ओमेगा टी, इसका मतलब भी क्या आएगा? कोस ओमेगा टी। अब देखा जाएगा यहाँ पे कौन सी कंडीशन, यानी ये हम यूज करें कि ये यूज करें। यहाँ पे अगर मैं ये यूज करूं, मान लो चलो मैं ये यूज करूं, इसके जगह इसको हटा के मैं ये यूज करता हूं, तो फिर क्या करेंगे हम? यहाँ पे देखो, हमें कंपैरिजन करना होता है ओमेगा टी में कुछ ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो। तो ओमेगा टी पहले यहाँ पे लिखेंगे, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो बाहर माइनस आ गया, फिर तो बाहर माइनस आया और फिर लिख दिया ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब बताओ क्या होगा? यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस का प्लस से कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या होगा? हम ये फॉर्मूला यूज ना करके कौन सा यूज करेंगे? ये यूज करेंगे। और एल वाले केस में हमने कौन सा यूज किया था? ये यूज किया था, ये यूज नहीं किया था हमने। तो डरना नहीं है, बस वो देख लेना कि भाई प्लस लाना है या माइनस रखना है, क्या रखना है, उसी कंडीशन से आप देख के इसको कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, ये वाला, इसका आगे और बता देना, ठीक है। ये आ गई इक्वेशन नंबर 6। और अब आप कंपैरिजन कर सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर 6। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड 6 बताओ बेटा, कौन लीड कर रहा है, कौन लेग्स बिहाइंड है, कितने का फेज का डिफरेंस है? तो ई नोट साइन साइन, यहाँ ओमेगा टी। अच्छा इसको पहले वो लिखे ना, इसको मैं लिख दो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिख दो, जब ओमेगा टी माइनस ना सॉरी पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी लिखते हैं, बात तो एक ही है ना, ये तो प्लस है। तो यहाँ पे ओमेगा टी, यहाँ भी ओमेगा टी है, उसमें क्या ऐड हो रहा है? पाई बाई 2 ऐड हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? 0, और यहाँ पे क्या है? पाई बाई 2। तो इन दोनों के बीच में फेज का जो डिफरेंस आया, वो फेज डिफरेंस कितने का आया? पाई बाई 2 का, और प्लस पाई बाई 2 है ना, इसमें तो 0 है यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस पाई बाई 2 है। इसका मतलब ये इससे आगे है, कितना आगे है? पाई बाई 2, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 6 वी नोट दैट करंट leads to EMF by a phase of pi by 2, या ये कह सकते हैं और EMF या वोल्टेज, EMF कहते हैं वोल्टेज कहते हैं उसमें, ठीक है ना। हम उसमें वोल्टेज लिखते हैं तो वोल्टेज लिख सकते हैं उसमें आप, और वोल्टेज लैग्स बिहाइंड, पीछे है। आप एक लिखेंगे एग्जाम में, लैग्स बिहाइंड टू करंट बाय ए फेज ऑफ पाई बाई। अब तीनों एक बार ध्यान से याद करें दोबारा से। रेजिस्टेंस के केस में क्या था? रेजिस्टेंस के केस में तीनों मींस दोनों वोल्टेज और करंट सेम फेज में था, देयर इज नो फेज डिफरेंस। इंडक्टेंस के केस में वोल्टेज लीड कर रहा था, एल लीड कर रहा था, कितने से? सेम, पाई बाई 2 से। और कैपेसिटेंस के केस में कौन लीड कर रहा है? करंट लीड कर रहा है। इस एसी के चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये तीनों याद रख लेना। रेजिस्टेंस के केस में फेज डिफरेंस 0 होता है, कोई लीड कोई लैग स्पैन नहीं है, दोनों एक साथ चलते हैं। इंडक्टेंस के केस में ईएमएफ लीड करता है, ईएमएफ किससे? करंट से।
और कैपेसिटेंस के केस में करंट लीड करता है वोल्टेज से। ये जरूर याद रख लेना, बार बार दिमाग बोल 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 बोल। इस एसी के चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है ये 3 लाइन है, इन तीनों लाइन को अच्छे से याद कर लीजिए। क्लियर यहाँ तक? तो भाई एक तो ये कंपोनेंट कंप्लीट हो गया यहाँ तक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले, इसको नोट करेगा, ठीक है। जिस तरह फिर हमने इंडक्टेंस को सोल्व किया था, ये वाला इक्वेशन सोल्व की थी, रेजिस्टेंस निकाला था, ऐसे यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो एक बार इसको याद कर ले, इक्वेशन फर्स्ट और 6 को भी देखें अच्छे से एक बार, जो काम आएंगी फेजर डायग्राम बनाने में, ठीक है भाई। देखो आगे इसमें from equation 4 E नोट बाई आई नोट हमें निकालना है। तो E नोट डिवाइड बाई आई नोट, तो C ओमेगा नीचे जाएगा, और ये पता है E नोट बाई आई नोट इक्वेशन का 6 हो गई थी, ये 7 है, बट E नोट बाई आई नोट होता है रेजिस्टेंस, है ना। और रेजिस्टेंस अगर सर्किट में R होता है तो यहां लिख देते हैं R, सर्किट में अकेला L होता था तो क्या लिखा था XL, जब सर्किट में अकेला C है तो यहां पे क्या लिखेंगे XC, और XC यहां पे क्या है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कल ये आपको बताया था मैंने, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और डेफिनेशन लिखे तो आप लिख सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए कैपेसिटर। एक कैपेसिटर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है जब करंट फ्लो होता है सर्किट में, ठीक है भाई। तो E नोट बाय आई नोट को XC लिखेंगे, लिखे XC, तो देन XC इज इक्वल टू क्या बनेगा 1 बाई सी ओमेगा। 1 बाई सी ओमेगा कह सकते हो, या ओमेगा होता है 2 पाई। तो कोई आपसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू पूछे तो ये लिखोगे। फिर मैं बार बार बोल रहा हूं, सर्किट में अभी अकेले अकेले एक एक कंपोनेंट है, एक एक बस। अकेला R था तो E नोट बाई आई नोट R होगा, अकेला L है तो E नोट बाई आई नोट XL होगा, अकेला C होगा तो E नोट बाई आई नोट XC होगा। लेकिन जब पेयर में आएंगे तो नोट XL नोट XC नोट R, उसके साथ दो दो कंबाइंड होकर रेजिस्टेंस होंगे, 3 होंगे तो तीनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा। तो सर्किट देखना चाहिए से पहले कि सर्किट में क्या है बस वो, ठीक है वहां पे। तो अभी तो एक ही सब है, एक ही मैंने सभी करवा दिए हैं। अब जैसे हमने XL के रोल लिखे थे, XL के क्या क्या रोल थे, ऐसे ही हम XC के भी रोल लिखेंगे। रोल ऑफ XC, ठीक है, क्या रोल है इस XC के। सबसे पहले इन केस ऑफ DC, इन केस ऑफ DC ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो DC। अब DC के केस में आपको पता है जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 होती है, फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं। इन DC फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 0। जब फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो 1 बाई 0 क्या होता है इनफाइनाइट। XC जो बनेगा वो इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट। इसका मतलब इनफाइनाइट का मतलब कोई भी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट बन जाए। इनफाइनाइट का मतलब ये हुआ कि वो बिल्कुल भी करंट को ना जाने दे अपने अंदर से। मतलब क्या हुआ, इट ब्लॉक DC। ये DC को कंप्लीट क्या करता है, ब्लॉक करता है। ये DC को कंप्लीट क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। अब एक बार हम वापस आ जाते हैं कैपेसिटर के केस में। कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का मैंने न्यूमेरिकल्स निकाले थे, थोड़ा एक बार ध्यान करना, रिवाइज करना अपने दिमाग को, माइंड को। देखो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे कि भाई ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे लगा दिए कैपेसिटर, कोई और यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, यहाँ पे लगा दी बैटरी, ये बैटरी लगा दी। बैटरी कोई वोल्टेज हो सकता है, 10 वोल्ट 20 वोल्ट कोई भी।
फिर मैं इस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन होते थे, हम पूछते थे बताओ इसमें कितनी वोल्टेज ड्रॉप होगी, इसमें कितनी वोल्टेज ड्रॉप होगी, हम इनके अंदर निकालते थे और करंट निकालते थे, इसमें कितना करंट आएगा, इसमें कितना करंट आएगा, ये क्वेश्चंस निकालते थे यूनिट नंबर फर्स्ट और सेकंड के अंदर। और ये कहते थे जब कैपेसिटर अगर आ जाता है यहाँ पे आरसी सर्किट, न्यूमेरिकल कराए मैंने आरसी सर्किट के, तो अगर यह कैपेसिटर आ जाता था तो हम यहाँ पे स्पेशली एक लाइन लिखी होती थी, एट द स्टडी स्टेट, स्टडी STEADY, एट द स्टडी स्टेट हमें क्या निकालनी, वोल्टेज और करंट अक्रॉस द ईच कैपेसिटर रेजिस्टेंस जो भी होता है सब में निकालना होता था, ठीक है। एट द स्टडी स्टेट, तो स्टडी स्टेट का मतलब क्या होता है कि कैपेसिटर इज फुली चार्ज, कैपेसिटर इज फुली चार्ज, कैपेसिटर बिल्कुल कंप्लीट चार्ज है, ये कैपेसिटर फुली चार्ज है, और कैपेसिटर फुली चार्ज होने के बाद ये चीजें होती है, ये जो मैंने बताया ना, इट ब्लॉक डीसी। तो कोई भी एक कैपेसिटर डीसी को, डीसी ये बैटरी है तो ये डीसी, तो कोई भी एक कैपेसिटर इस डीसी को ब्लॉक तब करेगा जब वो कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाए, उस फुली चार्ज को ये बोलते हैं स्टडी स्टेट। समझ गए? यानी एक छोटा सा एग्जांपल एक आपको बताता हूं मैं, मान लेता हूं मैं यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया मैंने ना, ये बल्ब लगा दिया है, तो दो चीजें होती हैं, या तो हम ये कहें कि क्या ये बल्ब जलेगा और क्या ये बल्ब जलता रहेगा, दो चीजें हैं, या क्या ये बल्ब जलेगा या ये बल्ब जलता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या शुरुआत में जब हमने यहाँ पे एक बैटरी थी और बैटरी के साथ में कोई की लगा दी होगी, ये वो की लगा दी होगी, तो जब की को मैंने इनिशियली प्रेस किया, क्लोज किया, तो क्या बल्ब स्टार्टिंग में जलेगा, तो कहेंगे यस बल्ब जरूर जलेगा, क्योंकि ये कैपेसिटर उस टाइम पे क्या हो रहा होगा, चार्ज हो रहा होगा, वो स्टडी स्टेट पे नहीं आया अभी, तो जब चार्ज हो रहा होगा तो सर्किट में करंट जरूर फ्लो करेगा, तो जो करंट फ्लो करेगा तो बल्ब जलेगा। लेकिन कुछ देर बाद जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो उसको बोलते हैं स्टडी स्टेट। उस टाइम ये बिल्कुल क्या कर देगा, डीसी को ब्लॉक कर देगा, ब्लॉक करने का और इसमें से करंट जाएगा ही नहीं, नहीं जाएगा तो ये बल्ब क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस बल्ब की कंडीशन से मैं आपको समझाया, देखिए भाई कब ये ब्लॉक करता है कब ब्लॉक नहीं करेगा, तो ब्लॉक तब करता है जब वो कंप्लीटली चार्ज हो जाए एट द स्टडी स्टेट। तो ये क्वेश्चंस आपको मैंने यूनिट नंबर फर्स्ट और सेकंड में बताए थे, और उस टाइम मैंने आपको ये कहा था कि ये ब्लॉक करता है, क्यों करता है, ये बताया था मैंने, यूनिट नंबर 4 में आपको मैं बताऊंगा। तो ये केस इस टाइम पे ये कंडीशन थी कि क्यों कैपेसिटर एक डीसी को ब्लॉक करता है, वो यहां है बात, ठीक है। तो कंप्लीट ब्लॉक कर देगा डीसी को। तो ये अब दूसरा आता है, इसको आप नोट करें एक बार जल्दी से। तो अब क्या करें, उस कैपेसिटर के साथ आप कोई फैक्टर आप चेंज करते हो, मैं कह दूं कैपेसिटर में ना एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी या कंडक्टिव स्लैब डाल दी, तो बताओ ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बल्ब ही नहीं जलेगा, क्योंकि ब्लॉक कर दिया डीसी को उसने। तो आप कैपेसिटर की कैपेसिटेंस चेंज करते रहो, कुछ भी करते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क कब पड़ेगा, जब वो एसी होगा। तो देखो अगर एसी हुआ तो क्या होगा, इन केस ऑफ एसी, यानी इफ सोर्स इज एसी, if source is AC, number second, AC सोर्स हुआ तो क्या होगा, AC सोर्स होता है तो AC के अंदर फ्रीक्वेंसी फाइनाइट होती है, इन AC जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फाइनाइट होती है, क्या जीरो नहीं होती। अब ये फाइनाइट होगी तो XC की वैल्यू भी फाइनाइट होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे रोल निभा रहा है अपना, क्या कर रहा है वो देखें। अब इसके अंदर हम का केस कर देते हैं ABC कुछ, क्या अगर मैं ये कहूं क्या कि इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी क्या हो रही, इंक्रीज हो रही है, तो बताओ बल्ब की ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा। ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, ये एक बल्ब लगा दिया हमने, ठीक है भाई, यहां एक एसी सोर्स लगा दिया भाई, ठीक है, ये बल्ब है।
ये कैपेसिटर। तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं हम, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने से बताओ बल्ब की ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो जो एक्सी होता है, एक्सी क्या था 1/2 पाई म्यू सी ओमेगा सी। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज एक्सी डिक्रीज, एक्सी क्या होगा डिक्रीज होगा, एक्सी डिक्रीज होगा यानी रेजिस्टेंस कम हो रहा है, करंट इंक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होगा, और करंट इंक्रीज होगा तो ब्राइटनेस बढ़ेगी। एंड वाइस वर्सा। फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हो। दूसरी बात, इसी ऐसे सोर्स की हम बात करते हैं, अगर इसी सोर्स में और इस कैपेसिटर के अंदर हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दें, इफ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब is inserted in the capacitor, ठीक है। तो जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हो तो कैपेसिटेंस पे फर्क पड़ेगा, कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस हो जाती के ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी फॉर एनी डाइलेक्ट्रिक, ये कहते हैं ना फॉर एनी डाइलेक्ट्रिक K की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। तो जब K यहाँ पे बढ़ रहा है इसका और कैपेसिटेंस बढ़ेगी, सो कैपेसिटेंस इंक्रीज, कैपेसिटेंस इंक्रीज। कैपेसिटेंस अगर इंक्रीज होगी, C इंक्रीज होगी तो XC डिक्रीज होगी। XC डिक्रीज होगी, उल्टा फैक्टर फिर वही हो गया, करंट इंक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होगा, ब्राइटनेस इंक्रीज होगी। देखो अच्छे से, यही छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं इंडक्टर के अंदर और यही क्वेश्चन बनते हैं कैपेसिटर के अंदर। अब इनके फ्रीक्वेंसी का ग्राफिकल वेरिएशन बना लेना, पहले इसको आप नोट करें एक बार, इसी से बना देंगे ग्राफिकल वेरिएशन, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें जल्दी से इसके बाद, हो गया। देखो फ्रीक्वेंसी का और एक्सी का और फ्रीक्वेंसी का और करंट का, फ्रीक्वेंसी एक्सी और ये करंट और एक्सी, सॉरी फ्रीक्वेंसी। तो अब बताओ फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से एक्सी क्या हो रहा है डिक्रीज, इनवर्स, और फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से, फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होने से करंट भी क्या हो रहा है इंक्रीज। ये दोनों ग्राफ उल्टे थे इंडक्टर में, क्योंकि वहां पे क्या था, वहां पे था XL इक्वल टू L ओमेगा, वहां फ्रीक्वेंसी के XL डायरेक्ट था, तो वहां पे फ्रीक्वेंसी और XL में ग्राफ स्ट्रेट लाइन था, फ्रीक्वेंसी और करंट में ग्राफ इनवर्स था। यहां इस तरह से, क्योंकि ये इनवर्स फैक्टर में है और वो डायरेक्ट फैक्टर में है, तो दोनों ग्राफ बना लें। हो गया, चलो उसके बाद इसका फेजर डायग्राम बनाएं, फेजर डायग्राम और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। फेजर डायग्राम देखें, तो फेजर डायग्राम में कैसे बनाएंगे आप, ये एक्स एक्सिस
ये y एक्सिस। सबसे पहले आप वोल्टेज दी थी, वोल्टेज की इक्वेशन क्या थी, E इज इक्वल टू दी ए नोट साइन ओमेगा टी, एंड करंट दे रखा था I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ये इक्वेशन थी। ठीक है, तो भाई सबसे पहले वोल्टेज का, ये वोल्टेज के लिए हमारे पास है। ठीक है, मैं उसको ग्रीन पेन से बना देता हूं उसको। ये वोल्टेज की और ये वेक्टर है तो एरो लगा दी। ठीक है, एक सेकंड बेटा। फेजर डायग्राम बता रहा था मैं आपको। तो सबसे पहले आपको बनाना है इसका वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस वैल्यू, पीक वैल्यू। पीक वैल्यू क्या बताते हैं, इसकी लेंथ, तो इसकी लेंथ होगी इसकी पीक वैल्यू। ठीक है, कितना इसका फेज है, फेज कौन बताता है, एक्स के साथ एंगल, तो ये फेज हो गया भाई, कितना एंगल है, ओमेगा टी। ठीक है, यहां तक। उसके बाद इसकी ई क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या बताते हैं, वाई के ऊपर प्रोजेक्शन, ये इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी। ई का कंप्लीट हो गया। अब आपको बनाना है आई का, तो आई के लिए आई नोट उसकी पीक वैल्यू है, लेकिन वो ओमेगा टी एंगल से कितना आगे है, पाई बाई टू है। ओमेगा टी से पाई बाई टू, तो ओमेगा टी कहां है, ओमेगा टी यहां है, उससे आगे पाई बाई टू, तो उससे आगे पाई बाई टू मीन्स इससे 90 डिग्री ज्यादा। तो और आई की हम पीक वैल्यू कम मानते हैं, तो कम मान लो, उससे 90 डिग्री आगे कर दो। ये हमारे पास है पाई बाई टू। मैं एरो इधर लगाता हूं आगे की, आगे कम लो से आगे चल रहा है, और ये इसकी होगी पीक वैल्यू आई नोट। ठीक है, और टोटल मैंने क्या बताया भाई, ये जो सारा का सारा होता है क्या कहलाता है, फेज। और फेज किसके साथ होता है, एक्स के साथ। तो एक्स के साथ देख लो से कितना एंगल बन रहा है, इसका कितना बनेगा, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू कंप्लीट। और ये इसकी आ जाएगी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, दिस इज आई। ये फेजर डायग्राम होता है, देख लो आसान है या मुश्किल जो भी है। उसके बाद बनाते हैं ग्राफिकल वेरिएशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का इधर लेते हैं ओमेगा टी, और इधर क्या होता है, ई एंड आई दोनों, ये 0, ये हो गया मान लो पाई बाई टू, ये हो गया पाई, ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2, और ये हो गया 2 पाई। तो सबसे पहले ई का तो वेरिएशन वो का वो होगा, 0 से स्टार्ट होगा, 2 पाई पे कंप्लीट होगा, पाई पे हाफ होगा, और पाई बाई 2 पे मैक्सिमम। इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये है, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू मान, और मैक्सिमम क्या है वो पाई बाई 2 पे, ये बन जाएगी इसकी। ठीक है भाई, तो ये तो वेरिएशन किसका है, ये इसकी पीक वैल्यू है, दिस इज ई नोट, ये ई के लिए वेरिएशन है। अब आपको किसका वेरिएशन दिखाना है, अब आपको वेरिएशन दिखाना है, ये हो जाएगा माइनस ई नोट, आई का वेरिएशन, जो कि प्लस पाई बाई टू। प्लस पाई बाई टू कहां होता है, प्लस पाई बाई टू वेरी करता है इससे आगे से, यहां से, माइनस होता तो नीचे से। और पीक वैल्यू इसकी कम है, इसकी पीक वैल्यू ये बस होंगी, तो पीक वैल्यू इसकी कम रखना है इससे, ये इसकी पीक वैल्यू है, दिस इज आई नोट। बस इससे ज्यादा ही नहीं जाना चाहिए। तो पाई बाई टू आगे चलता रहेगा, इसने अपनी हाफ साइकिल कंप्लीट की थी पाई पे, ये अपनी आगे चलेगा 3 पाई बाई 2, फिर कंप्लीट की 2 पाई, मतलब ये यहाँ पे मेन जो पोजीशन होती है वो पाई बाई 2 पे आके मिलता है, और ये उसका क्या होता है, फेज का डिफरेंस। तो ये इक्वेशन जो बनेगी, ये जो वेव होगी, ये वेव किसकी है, ये वेव है आई की, करेक्ट। तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और दिस इज फेजर डायग्राम।
तो ये हो गया ऐसे सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस कंप्लीट। बना लें इसको। ठीक है, देखो और अब आता है इसका कंप्लीट एसी सर्किट कंटेनिंग LCR इन सीरीज। कंप्लीट एसी सर्किट कंटेनिंग L, C and R in series। हमारे सिलेबस में सीरीज है, ओनली सीरीज कर लेना, जिसमें तीनों कंपोनेंट हो एक साथ। अब तीनों की एक साथ वेरिएशन भी कैसे क्या होगा वो देखें। तो भाई कि उसमें L है, यानी कि इंडक्टर हो गया, एक कैपेसिटर हो गया, एक हमारे पास रेजिस्टेंस है। तो इसकी इंडक्टेंस L, कैपेसिटेंस C, रेजिस्टेंस R, और सोर्स क्या है, एसी सोर्स है। ये ठीक है। अब इसको जो बनाएंगे ना, इसका जो कंप्लीट जो करेंगे हम शुरुआत, वो फेजर से करेंगे, यूजिंग फेजर डायग्राम। तो भाई सबसे पहले आपको ये अभी थोड़ी देर पहले बार बार एक बात बोल रहा था मैं, आर के केस में फेज डिफरेंस याद रखें, सी और आर के एल के केस में फेज डिफरेंस याद रखें। आर के केस में फेज डिफरेंस 0 था, मतलब करंट और वोल्टेज सेम फेज में थे। सी के केस में करंट लीड कर रहा था वोल्टेज को π/2 से, और यहाँ पे वोल्टेज लीड कर रहा था करंट को π/2 से। तो मैं कह रहा हूं एक फैक्टर याद कर ले, एक फैक्टर को अगर मान ले यहाँ पे लेट करंट मान लेते हैं हम कि I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा t, तो वोल्टेज क्या होगी, वोल्टेज की इक्वेशन क्या बनेगी, नेट ईएमएफ क्या बनेगी, वो निकालेंगे। वो करने से पहले मैं एक छोटी सी बात और आपको बताता हूं। आपने अब तक ये पढ़ा है, याद रखना चाहिए कि एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, ये रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2, रेजिस्टेंस R3, और इसके साथ में जोड़ दिया एक सोर्स, एक सोर्स जोड़ दिया। ठीक है, वोल्टेज है V। अब बताओ इस वोल्टेज का कुछ पोटेंशियल इसमें ड्रॉप होगा, कितना V1, इसमें V2, इसमें V3। V1 प्लस V2 प्लस V3 किसके इक्वल होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 किसके इक्वल होगा, V के, ऑब्वियसली V के इक्वल होगा। चाहे एसी हो चाहे डीसी हो, चाहे एसी हो चाहे वो डीसी हो, वो हमेशा क्या आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू V। सेम बात यहाँ पे हम कैपेसिटर जोड़ दें, अकेले सारे कैपेसिटर हो, ये नोट नहीं करना है, या ओनली समझने के लिए बता रहा हूं आपको मैं, 2 3 4 कितने भी हों। ठीक है, यहाँ सोर्स हो गया, ये इसमें वोल्टेज V1 आई, इसमें V2 आई, इसमें V3 आई, इन तीनों के वोल्टेज सम किसके इक्वल होगी, इसके। सेम ऐसे इंडक्टर का भी होगा, उसमें V1 V2 V3 इक्वल टू V आएगा। बिल्कुल ऐसे कैसे आएगा, तीनों की वोल्टेज का सम नेट वोल्टेज के बिल्कुल इक्वल आएगा, ना कम ना ज्यादा आएगा। लेकिन जब L, C और डिफरेंट हमारे पास एलिमेंट अगर यहाँ पे ऐड कर देते हैं, यानी सीरीज में जोड़ देते हैं, तो क्या होगा बेटा, कभी भी इसमें अगर वोल्टेज ड्रॉप हुई VL, इसमें वोल्टेज ड्रॉप हुई VC, इसमें वोल्टेज ड्रॉप हुई VR, तो कभी भी VL प्लस VC प्लस VR इज इक्वल टू ओनली क्या है, V। इन तीनों का अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम सीधा जोड़ का अलजेब्रिक सम बोलते हैं। तो इन तीनों का अलजेब्रिक सम इसकी नेट वोल्टेज के कभी भी इक्वल नहीं आएगा। आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो उसका आंसर इस V से ज्यादा जाएगा। अब ऐसे कैसे हो सकता है, अरे इसी की वोल्टेज इसमें गई है, इसी की इसमें गई है, इसी की इसमें गई है, तो सोर्स की वोल्टेज है तीनों के तीनों,
और ऐसे कैसे हो सकता है कि तीनों के तीनों वोल्टेज को ऐड करें और सोर्स से फालतू हो जाए, तो आई कहां से फालतू हो? तो इसका मतलब क्या है कि तीनों के तीनों को हम अलजेब्रिक सम करके टोटल वैल्यू को नहीं निकाल सकते। इसका मतलब हम जो काम कर रहे हैं ना, जोड़ने का तरीका जो निकाले हैं कि भाई तीनों की वोल्टेज ऐड करके देख लो V की इक्वल आएगा, नहीं, अलजेब्रिक सम से काम नहीं चलेगा। अलजेब्रिक सम तो तरीका जो है वो गलत है टोटल वैल्यू निकालने का। तो अलजेब्रिक सम से गलत क्यों है? क्योंकि देखो ध्यान से, क्या ये तीनों रेजिस्टेंस है? क्या तीनों कैपेसिटर है? क्या तीनों इंडक्टर है? नहीं, तीनों अलग अलग एलिमेंट है। तीनों के लिए सब डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस है। मैंने बताया इसमें फेज डिफरेंस 0 बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, इसमें फेज डिफरेंस 90, इसमें फेज डिफरेंस 90, इसमें करंट आगे, इसमें वोल्टेज आगे, फेज का डिफरेंस है एक तरह से। और हम जो फेजर निकाल रहे हैं वो फेजर क्या होता है? एक वेक्टर होता है। फेजर इज ए वेक्टर। तो वेक्टर को क्या टोटल निकालने के लिए आप अलजेब्रिक सम यूज कर सकते हैं कि भाई दो हमारे पास वैल्यू है, दो फोर्स दे रखे, एक फोर्स इधर है, ये फोर्स है 10 न्यूटन, ये फोर्स है 20 न्यूटन। तो बताओ क्या इन दोनों का रिजल्टेंट जो फोर्स है वो 30 न्यूटन आएगा? एफ नेट क्या 30 आएगा? नहीं आएगा 30। कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट? इनका रिजल्टेंट निकालेंगे भाई, पैरेललोग्राम बनाएंगे ऐसे, ये पैरेललोग्राम बनाएंगे ऐसे, ये लाइन इधर, इसकी लाइन इधर, इसका रिजल्टेंट दिखाएगा इसका डायगोनल, और इसका डायगोनल का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा एंड अंडर रूट। ये होता है तरीका निकालने का, बिकॉज फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट निकालने के लिए वेक्टर एडिशन यूज करेंगे, ना कि स्केलर एडिशन यूज करेंगे। बिल्कुल यूज नहीं करें स्केलर एडिशन, ठीक है। तो सेम ऐसे ही हमारे ये भी एक फेजर है, तो इन फेजर का रिजल्टेंट निकालने के लिए हम वेक्टर एडिशन यूज करेंगे, ना कि ये जो स्केलर एडिशन है अलजेब्रिक सम है वो यूज करेंगे, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि क्या ये वोल्टेज VL VC VR कभी भी V के इक्वल नहीं होंगे? कभी भी, मतलब क्या कोई इसकी कोई भी वैल्यू इक्वल नहीं होगी? इनका अलजेब्रिक सम V के इक्वल हो सकती है। इन तीनों की वोल्टेज इस V के इक्वल हो सकती है अगर ये वोल्टेज क्या ना हो, RMS ना होके, रूट मीन स्क्वायर ना होके, एसी वोल्टेज ना होके, अगर ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो अगर ये क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर। तो इनके अगर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को अगर ऐड करते हैं तो वो V की इक्वल आएगी। लेकिन ये क्या है? मैंने आपको बताया था कि ये एसी सोर्स है। तो अगर एसी सोर्स, सबसे पहले का जो आया था, मतलब सबसे पहले एक लाइन लिखी थी कि अगर लिखा मिले कि 220 वोल्ट एसी, तो इसका मतलब वो क्या है? वो आरएमएस है, वो भी आरएमएस है। तो दिस इज वी आरएमएस, या आरएमएस की पीक वैल्यू है। इसकी पीक वैल्यू क्या बनाई थी? इसकी जो पीक वैल्यू थी वी नोट वो थी 311 वोल्ट। तो हम पीक वैल्यू को, आरएमएस वोल्टेज को अलजेब्रिक सम बिल्कुल भी ऐड नहीं कर सकते हैं, अलजेब्रिक सम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं हम। ओनली किन को कर सकते हैं? इंस्टेंटेनियस को। तो जो मैं आपको ये बताते हैं ना कि भाई ये R1 R2 R3 जो जोड़ रखे हैं, तो वो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस R1 R2 R3 इज इक्वल टू नेट वोल्टेज। तो किसी भी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को आप अलजेब्रिक सम करके उसकी नेट वैल्यू निकाल सकते हैं। आरएमएस वैल्यू को कभी भी अलजेब्रिक सम करके नहीं निकाल सकते, इनको वेक्टर सम करके निकालें, ठीक है। आज के लिए मेरे ख्याल से बहुत है, क्योंकि एलसीआर का कंप्लीट जो हमारे पास है टॉपिक, वो बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा है ना, कम से कम आधे से 1 घंटा लगेगा पूरा एलसीआर का। तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा एलसीआर इन सीरीज, और वो इंपॉर्टेंट भी है। अकेला एल, अकेला सी और अकेले आर से ज्यादा इंपॉर्टेंट एलसीआर इन सीरीज है। इंपॉर्टेंट मतलब कि नहीं कि हम उसको पीछे वाला ना करें, आ सकते हैं अकेले भी, जैसे पिछले बार एग्जाम में 2020 का एग्जाम में अकेला आया था, ठीक है, सिंगल कंपोनेंट्स आए थे, ना कि एक सीरीज आया था। लेकिन फिर भी इस इंपॉर्टेंट माना जाता है भाई, सीरीज का जो कंपोनेंट है, मतलब ये कहते हैं कि भाई हर 3 में से एक क्वेश्चन आता है बजाय उनके कंपैरिजन में से, ठीक है। तो अब इतना कर लेना सफिशिएंट है, बहुत है ओनली कैपेसिटर का। और इसके लिए मैं छोड़ दो रहा हूं यहाँ पे, इसका ये नहीं कि आप करें नहीं, इसका मतलब क्या है कि सबसे पहला एलसीआर का जो अकेला अकेला किया था उन सभी का फेजर डायग्राम
फेजर डायग्राम याद करके है, पहले अच्छे से देखें क्या वेरिएशन है, फेज याद करके फिर एलसीआर करेंगे, नहीं तो एलसीआर नहीं होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।